नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर 1 चल रहा है, जिसके हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों लेक्चरों में बारी बारी से हमने 40 प्रश्नों को देखा था। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों को करने के लिए दिया गया था। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्व जरूर किए होंगे। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, उसके बाद आगे थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए, पूछा गया था कि भारत में पुर्तगाली शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन था आपके पास ए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीनकर पुर्तगाली अधिकार स्थापित किया। सी, पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर जो डी था वह था आपके पास कि पुर्तगालियों ने सूरत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। तो बताइए इनमें से कौन सा विकल्प जो है वह सही है। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आसानी से आपको पता भी होगा। देखिए, इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, कि पुर्तगाली अपने साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला को लेकर के आए थे। आइए बारी बारी से बात करते हैं सभी विकल्पों के बारे में। तो देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, इसको अभी साइड में रखिए, ठीक है। सबसे पहले इसे देखिए, भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था ना, वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका कार्यकाल जो था वह था 1505 से लेकर के 1509 तक का। अल्मेडा के द्वारा जो है एक नीति या एक पॉलिसी जारी की गई थी, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में इस पॉलिसी के बारे में बताना है, ध्यान दीजिएगा, बताना है। ब्लू वाटर पॉलिसी को ही शांत जल की नीति भी कहा जाता है। अल्मेडा के द्वारा एक युद्ध भी लड़ा गया था, जिसका नाम है चौल का युद्ध। यह युद्ध अल्मीडा और गुजरात के शासक के मध्य 1508 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अल्मीडा की पराजय भी हुई थी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विकल्प नंबर 2 की। तो देखिए, बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीना गया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये है ना वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का भारत में वास्तविक संस्थापक? तो वह माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा ही 1510 ईस्वी में ब्लू वाटर पॉलिसी को भी बंद कर दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी को अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बंद कर दिया था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीन करके उसको वहाँ पर पुर्तगाली सरकार की स्थापना भी की थी। और सबसे अंत में बात करते हैं विकल्प नंबर डी की। तो पुर्तगालियों ने सूरत में नहीं, पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग की स्थापना कोचीन में की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलने से पहले थोड़ी सी बातें या थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हाई लिख करके भेज दीजिए उस व्हाट्सएप नंबर पर। आपको टेस्ट सीरीज की पीडीएफ की संबंधित सारी चीज़ों के बारे में जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो देखिए, शुरू के 50 लोगों को जो पीडीएफ है वह मात्र 100 रुपये में दी जा रही है। और बाकी अन्य लोगों के लिए यह फीस जो है आगे ज़रूर से ज़रूर संशोधित की जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट चीज़, जो टेस्ट नंबर 1 यानी कि ये वाला जो टेस्ट हमारा जो चल रहा है अभी, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, इस टेस्ट नंबर 1 की पीडीएफ आपको हमारे फेसबुक ग्रुप में फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड करवा दी गई है। आप आसानी से जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके फेसबुक वाले ग्रुप पर चले जाइएगा। वहाँ पर आपको जो है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहाँ पर फेसबुक ग्रुप पे जाने के बाद आप फाइल वाले सेक्शन में जा करके देख लीजिएगा। आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज के अलावा और भी कई सारी पीडीएफ जो हैं वह अवेलेबल हैं। फिलहाल आगे की जो टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है उसकी कॉस्ट जो है भी शुरू के 50 लोगों के लिए मात्र 100 रुपये रखी गई है। और कुछ ही लोग बचे हैं शुरुआत के 50 लोगों के पूरे होने में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, और एक चीज़ और आप लोग हमेशा भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, कि लाइक करते चला करिए। और जो पूछा जाए उसके विषय में या उससे संबंधित बातों को कमेंट बॉक्स में डाला करिए। कहीं दिक्कत हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, उसके बारे में बताइए, बात करिए। ठीक है, तैयारी करना है, सही से करते हैं, है कि नहीं। आई, और जो फीस ली जा रही है ना, वह बस इसलिए ली जा रही है क्योंकि अपग्रेड किया जा सके। आप लोग देख रहे होंगे कि लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और भी कई चीज़ें, कई सारे इश्यूज़ हैं, सब चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। बहुत ही सामान्य सी बात है कि अपग्रेड करना है काफ़ी चीज़ों को, इस वजह से फ़ीस आवश्यक हो गई है।
वरना आप भी जानते हैं अभी तक चैनल को मोनेटाइज नहीं किया गया है, कई अन्य चीज़ों को रोका गया था ताकि जो है आप लोग आसानी से और सुविधानुसार सारी चीज़ों को देख और कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई। दूसरा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। तीसरा, हैदर अली द्वारा सार्वजनिक रूप से शाही उपाधि को धारण नहीं किया गया, यहाँ नहीं होगा, नदी लिख दिया गया है। चौथा, टीपू द्वारा नौसेना के आधुनिकीकरण हेतु डाक यार्ड का निर्माण कराया गया। ऑप्शन है आपके पास ए 2, 3, 4, बी 1, 2, 4, सी 1, 3, 4 या डी 1, 2 और 3। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 सही है। कथन नंबर 2 इस वजह से गलत है क्योंकि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उस समय गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड हेस्टिंग नहीं था, जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सभी युद्धों के बारे में, क्योंकि आंग्ल मैसूर युद्ध को लेकर के कन्फ्यूजन हमेशा बरकरार रहती है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके बारे में जानते चलते हैं। देखिए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसकी समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी, वह युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच। इस युद्ध के पहले एक त्रिगुट बनता है अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेज, मराठा और निजाम की सेना शामिल थी। बाद में हैदर अली द्वारा जो है इस त्रिगुट से जो है निजाम को अलग कर लिया गया और उसने जो है अंग्रेजों की सेना को परास्त कर दिया। ठीक है, यानी कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के मध्य, उसमें जो है अंग्रेजों की पराजय हुई और परिणामतः एक समझौता हुआ या एक संधि हुई जिसको मद्रास की संधि कही गई, और यह मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। इस संधि की शर्तों के अनुसार जो जीते गए प्रदेश थे वो एक दूसरे को वापस कर दिए गए, और दूसरी शर्त थी कि भविष्य में यदि कहीं कोई युद्ध होता है तो एक दूसरे का साथ दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण तो यह था कि 1770 और 71 के मध्य जो है मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया था, और उस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, जबकि प्रथम युद्ध में यानी कि मद्रास की संधि में यह तय हुआ था कि भविष्य में यदि कोई युद्ध होता है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो भैया हैदर अली अपना नाराज चल रहा था। ठीक है, बाद में हैदर अली करता क्या है कि धीरे धीरे शक्ति एकत्रित करता है और मराठों और निजाम को अपनी तरफ, एम लिख दूँ, मराठों का एम चलेगा ना भाई। देखिए, मराठों और निजाम को हैदर अली अपनी तरफ मिलाता है। ठीक है, हैदर अली मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है और 1780 में यह अर्काट पर हमला बोल देता है। अर्काट पर उस समय जो शासन था, अर्काट के उस समय जो कर्नल थे उनका नाम था बेली। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए, अर्काट के जो शासक थे उनका नाम था कर्नल बेली, और कर्नल बेली इस युद्ध में बुरी तरीके से परास्त या पराजित हो गए। बाद में हैदर अली आगे बढ़ते हुए जाता है और इसके द्वारा 1781 में बीच में एक छोटी सी घटना आई हुई थी कि जो उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, उन्होंने गवर्नर जनरल आयरकूट को युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भारत के दक्षिण की तरफ यानी कि मैसूर की तरफ भेज दिया। गवर्नर जनरल जो है एक कुशल युद्धकर्ता या सेनापति, कुछ भी बोल दीजिए, वह था। उसके आयरकूट और हैदर अली के बीच 1781 में पोर्ट नेवा का युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली बुरी तरीके से परास्त होता है और आगे चल करके 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आयरकूट ने किया क्या था? आयरकूट ने जो यह संधि थी मराठा, निजाम और हैदर अली का यह जो त्रिगुट था, इसने आयरकूट ने इनको तोड़ दिया। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे महादजी सिंधिया, और निजाम तो निजाम ही था, हैदराबाद का जो निजाम था। यह तीनों जो है इस त्रिगुट को तोड़ दिया और इसने अकेले यानी आयरकूट ने हैदर अली को पोर्ट नेवा के युद्ध में परास्त कर दिया। हालांकि अंग्रेजों को इस सफलता का अधिक लाभ नहीं मिल पाया और आगे चल करके टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो है जो संधि होती है, उस संधि का नाम है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम थी और इसका समय था 1784 का। ठीक है, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह हुआ था 1780 से लेकर के 1784 तक। हैदर अली की मृत्यु के बाद कुछ समय तक टीपू सुल्तान ने युद्ध का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था।
नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है टीपू सुल्तान काफ़ी ज़्यादा नाखुश था और वह अपनी शक्तियों को एकत्रित करना चाह रहा था। सबसे पहले समय जान लीजिए, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका समय है 1790 से लेकर के 1792 तक का। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी पर चलते हैं। तो टीपू सुल्तान संधि की शर्तों से यानी मंगलौर की संधि की शर्तों से थोड़ा नाखुश था और वह शक्ति को एकत्रित और संचयित करना चाह रहा था। उसके द्वारा अपने कुछ दूत जो है कुस्तुतुनिया और फ्रांस भेजे गए और अंग्रेज़ों ने इसी को आधार बनाया। ठीक है, और 1790 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए कॉर्नवालिस ने जो है हमला बोल दिया श्रीरंगपट्टनम पर। कब? 1790 में श्रीरंगपट्टनम पर हमला बोल दिया। और हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? अंततोगत्वा अंग्रेज़ों ने जो है टीपू सुल्तान को मजबूर कर दिया और 1792 में यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। और यह श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी यह अत्यंत कठोर थी। इस संधि की शर्तों के अनुसार जो टीपू सुल्तान था उसको अंग्रेज़ों और उनके सहयोगियों को अपने राज्य का हिस्सा देना पड़ा और साथ ही साथ युद्ध में हर्जाना स्वरूप जो है 3 करोड़ रुपए की राशि चुकानी थी। और जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ की यह राशि नहीं चुका देता तब तक उसके 2 पुत्रों को अंग्रेज़ों द्वारा बंधक के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, और राज्य को जो विभाजन हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणामतः जो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, इसमें जो मैसूर राज्य या टीपू सुल्तान के राज्य का विभाजन हुआ, उस राज्य के विभाजन के फलस्वरूप जो है अंग्रेज़ों को, ये लिख दूँ, अंग्रेज़ों को मिला बारामहल, डिंडीगुल, कहीं नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, मालाबार, ये क्षेत्र तो मिल गए अंग्रेज़ों को। मराठों को तुंगभद्रा, मराठों कायम लिख रहे थे ना हम लोग, तो मराठों को जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिल गया और उत्तर का। ठीक है, और निजाम को जो है पेन्नार और कृष्णा नदियों के बीच का भाग मिला। पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग निजाम को मिला। फिर से बता दूं तो अंग्रेज़ों को जो टीपू सुल्तान का राज्य का विभाजन हुआ था 1792 के श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार, उसमें अंग्रेज़ों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार का क्षेत्र मिला। मराठा को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को जो है पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग प्राप्त हुआ था। इसी युद्ध के बाद कॉर्नवालिस का वह कथन आया था जिसमें उसने कहा था कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पंगु भी बना दिया या पंगु कर दिया। वास्तव में जो बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार के क्षेत्र थे वो अत्यधिक उपजाऊ और अधिक व्यवसायिक महत्व रखते थे, जबकि तुंगभद्रा के नदी के उत्तर का भाग और या फिर पेन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग जो है उतना अधिक महत्वपूर्ण या व्यवसायिक महत्व का नहीं था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 की हमने देखी, यह अत्यधिक और अत्यंत कठोर थी। तो परिणाम तो एक निश्चित था, एक युद्ध अभी और होना बाकी था। होता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1799 में और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और बाद में अंग्रेजों द्वारा जो है वाडियार वंश के अल्पायु शासक, वाडियार वंश के एक किशोर शासक कृष्णराज द्वितीय को पुनः शासक बना करके उसके क्या कहते हैं उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, सहायता स्वरूप जो है कृष्णराज द्वितीय को शासक बना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा वाडियार वंश के। ठीक है, वाडियार वंश के कृष्णराज द्वितीय को अंग्रेजों ने शासक बनाया और इसके साथ सहायक संधि भी कर ली। अब सहायक संधि क्या है यह आप लोग भली बात परिचित है और एक प्रश्न में इतनी जानकारी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होती है, पर्याप्त नहीं बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज इस प्रकार से नहीं करवाई जाती है। चलिए, तो आगे हम लोग ध्यान रखेंगे, समय हमारे पास कम होता जाता है ना भाई। इस तरीके से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो चूंकि सुमेलित करवाने वाले प्रश्न आप करते हैं तो जल्दी से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से वीडियो को पॉज करके बता दीजिए। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। अवध राज्य के संस्थापक जो है वह सादतुल्लाह खां नहीं था, सादतुल्लाह खां नहीं था। ठीक है, सादतुल्लाह खां को जो है कर्नाटक राज्य का संस्थापक माना जाता है। कहाँ का? कर्नाटक राज्य का संस्थापक माना जाता है। सादतुल्लाह खां को अवध राज्य का नहीं। ठीक है,
अवध राज्य का जो संस्थापक थे वे थे शहादत खां। शहादत खां लिख दे रहा हूँ मैं, शहादत खां बुरहान मुल्क, ये अवध राज्य के संस्थापक थे, शहादत खां बुरहान मुल्क। ठीक है, चलिए तो देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। देखिए, अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम जो शासक था वह था अकबर द्वितीय। सिखों और अंग्रेजों के मध्य लाहौर की संधि सन 1846 में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 के मध्य। परिणाम लाहौर की संधि। ठीक है, बाकी अन्य चीज़ें आपको बता दी गई हैं। चलिए, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। नेक्स्ट, यह भी सुमेलित करने के लिए है, तो इन्हें भी आपको वीडियो को पॉज करके सुमेलित करवाना होगा। चलिए, सही आंसर जो है वह इसका बताइए, ऑप्शन नंबर ए। अरे विकल्प तो आपको दिखाए ही नहीं गए भाई, ये है। काफ़ी ज़्यादा ना गैप हो गया है इस पीडीएफ में, नेक्स्ट पीडीएफ में सुधार कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका, यानी कि 3, 1, 2, 4 के क्रम में यह सुमेलित होगा। आइए मैं सुमेलित करवा के आपको बता देता हूँ। देखिए, पोलीगर का जो विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1795 से 1805 तक, और यह हुआ था दक्षिण भारत में। वेल्लुथम्पी का विद्रोह जो कि त्रावणकोर में हुआ था, यह हुआ था 1808 से 1809 के मध्य। पायकों का विद्रोह जो कि उड़ीसा में हुआ था, यह हुआ था 1817 ईस्वी में। और अहोम विद्रोह जो कि 1828 में हुआ था, यह हुआ था असम में। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पोलीगर विद्रोह जो हुआ था वह दक्षिण भारत में 1795 से 1805 के मध्य हुआ था। वेल्लुथम्पी का विद्रोह जो है वह त्रावणकोर में 1808 से 1809 ईस्वी के मध्य हुआ था। पायकों का विद्रोह 1817 में उड़ीसा में हुआ था। और सबसे अंत में अहोम विद्रोह असम में 1828 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए. ईश्वरचंद विद्यासागर, बी. D.K. कर्वे, सी. वीरे शांतिलिंगम पंतुलु, डी. विष्णु शास्त्री पंडित। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1850 ईस्वी में की गई थी। D.K. कर्वे ने एक पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया था। D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया था। कहाँ पर? पूना में। और 1906 में D.K. कर्वे द्वारा जो है बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? D.K. कर्वे के द्वारा। बात करें अगर ईश्वरचंद विद्यासागर की, तो इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम या फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, फिर से सबके बारे में बता देता हूं। तो देखिए, 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित के प्रयासों के द्वारा विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। D.K. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। और आगे चल करके 1906 में इनके द्वारा बम्बई में 1906 में बम्बई में D.K. कर्वे के द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और सबसे अंत में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट, पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्नों को लेकर के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं मौन हो जाता हूँ, आपको वीडियो को पॉज करना रहता है, इनको मैच कराना रहता है और जल्दी से आंसर बता देना रहता है। चलिए, तो फिलहाल जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विलियम नॉरिस शाहजहां के दरबार में उपस्थित अंग्रेज दूत नहीं था। विलियम नॉरिस जो था वह व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्ति के लिए औरंगजेब के दरबार में आया था। किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में आया था। कौन? विलियम नॉरिस। बाकी अन्य के बारे में देख लीजिए। तो फादर मांसरेट अकबर के दरबार में आने वाले दूत थे। जॉन सुमरन फरुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का प्रमुख था। कैप्टन हॉकिंस जो है वह जहांगीर से भेंट करने वाला प्रथम अंग्रेज दूत था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। और विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में व्यापारिक विशेषाधिकारों की प्राप्ति हेतु गए थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
फिर से अच्छा प्रश्न है। 18वीं शताब्दी में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? ए, अब सही कालक्रम पूछ रहा है तो बताइए, पहले प्लासी का हुआ कि बेदरा का हुआ कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कि बक्सर का युद्ध हुआ? देखिए इसीलिए नहीं पढ़ता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाती है। आगे पढ़ूंगा प्लासी, बक्सर, बेदरा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इस वजह से पढ़ता नहीं हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो ये हो गए और बाकी के 2 ऑप्शन आपके ये यहाँ पर हैं। फिलहाल आप इन्हीं 2 में से बताइए कि कौन सा क्रम जो है वह सही है युद्धों के क्रम के अनुसार। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, प्लासी का युद्ध, बेदरा का युद्ध, बक्सर का युद्ध और उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जरा अभी अभी आपको पूरा इतना डिटेल से बताया गया, बता दीजिए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस और किस सन में हुआ था और कौन सी संधि से इसका अंत हुआ था, बस इतना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह जून 1757 में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें सिराजुद्दौला की सेना के कुछ विद्रोही थे जैसे कि मीर जाफर, यार लतीफ़ खान, राय दुर्लभ, ये जो है अंग्रेजों से मिल गए और परिणाम क्या हुआ, सिराजुद्दौला परास्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बेदरा का युद्ध की बात करें तो बेदरा का युद्ध जो हुआ वह हुआ 1759 में किनके डचों और अंग्रेजों के मध्य। परिणाम क्या हुआ, डचों ने अंततोगत्ता जो है भारतीय व्यापार से अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और चले गए, अंग्रेजों को अपना सारा व्यापार बेच करके। ठीक है, नेक्स्ट बक्सर का युद्ध, आपको पता है प्लासी के बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था यह अत्यंत निर्णायक था। इसी युद्ध के द्वारा अंग्रेज जो है वह भारत में एकमात्र शक्ति के रूप में स्थापित हो गए थे। कब लड़ा गया था? 1764 में। अक्सर मेंस में सवाल आता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, जिसमें किनके मध्य हुआ था? तो एक तो अपना मीर कासिम थे, दूसरे थे अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तीसरे थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और इस क्या कहते हैं, इस बक्सर के युद्ध का अंत 2 संधियों से हुआ था। इलाहाबाद की दोनों संधियां थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके मध्य हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि किनके मध्य हुई थी और इन दोनों संधियों की डेट, प्रथम संधि और द्वितीय संधि की डेट। ठीक है, चलिए, और सबसे अंत में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1700, इसे मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में डच व्यापारिक कंपनी द्वारा प्रथम कारखाने की स्थापना कहाँ की गई? ए सूरत, बी चिनसुरा, सी कोचीन या फिर डी मसूलीपट्टनम लिखा है, मसूलीपट्टनम है। ठीक है, वास्तविक वर्तमान नाम इसका मछलीपट्टनम है, तो कहीं विकल्प में मछलीपट्टनम भी लिखा वो मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी जो प्रथम व्यापारिक कंपनी थी उसकी स्थापना मसूलीपट्टनम या वर्तमान के मछलीपट्टनम में की थी। ठीक है, बाद में ये चले गए थे इंडोनेशिया अपना पूरा व्यापार लेकर के। वास्तव में इनका जो मुख्य फोकस था वह इंडोनेशिया के मसालों पर था, वहाँ से इनको ज़्यादा आय दिख रही थी। ठीक है, तो इन्होंने अपना व्यापार उठाया, अंग्रेजों को बेचा और चले गए। हालांकि भारत में जो डचों की जो डचों का जो मुख्य व्यापारिक केंद्र था वह चिनसुरा था। क्या था? चिनसुरा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेकिन प्रथम जो फैक्ट्री थी या प्रथम जो कारखाना था वह मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में लगाया गया था। कथन और कारण के रूप में प्रश्न दिया हुआ है, तो कथन ए या अभिकथन ए है कि 1857 का विद्रोह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा और कारण आर बताया जा रहा है, कारण आर बताया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों ने एक साथ मिलकर 1857 की क्रांति में भागीदारी की। कूट दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, तो जो इसका सही आंसर है वह क्या होगा बताइए जरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों से वास्तविक उद्देश्य क्या था? 1857 के विद्रोह का आज़ादी, लेकिन नहीं मिल सकी, तो 1857 का विद्रोह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा। हालांकि इस 1857 के युद्ध में जो हिंदू मुस्लिम एकता हमको देखने को मिली वह बाद के किसी भी आंदोलन अथवा विद्रोह में देखने को नहीं मिली। उसके बाद अंग्रेज सचेत हो गए और फूट डालने का काम इन्होंने शुरू कर दिया और वहीं से
विभाजन के स्तर तक हम लोग पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। फिर से मेरा फेवरेट प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? अधिनियम है, दूसरी तरफ लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु है। तो इन्हें आपको वीडियो को पॉज करके पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, फिर मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका, वीडियो पॉज कर लिया करिए, ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ। वीडियो को देखिए, स्वयं से आप ईमानदार बनेंगे तभी टेस्ट सीरीज जो है वह अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इसमें जो विवाह की न्यूनतम उम्र थी वह 16 वर्ष नहीं, वह थी 14 वर्ष। इसके संबंध में एक प्रश्न भी आया था यूपीएससी यानी आईएएस की प्री की परीक्षा में, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर के। ज़रा ध्यान से देखिएगा उस प्रश्न को। फिलहाल इस नेटिव मैरिज एक्ट में 14 वर्ष की उम्र से कम की कन्याओं का विवाह जो है वर्जित कर दिया गया था। एज ऑफ कंसेंट या फिर 1891 का यह अधिनियम था, इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र थी वह थी 12 वर्ष। शारदा अधिनियम 1930 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। और सबसे अंत में बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1978 में विवाह की न्यूनतम आयु, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है, वह 18 वर्ष कर दी गई। थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बात चल रही कि विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए लड़कियों के लिए। हालांकि लड़कों के विवाह की जो उम्र है वह वर्तमान में भी 21 वर्ष निर्धारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में क्या असत्य है? ए, इस व्यवस्था में कुल ब्रिटिश भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। बी, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड इससे संबंधित थे। सी, उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया। डी, विंगेर तथा गोल्डस्मिथ द्वारा सन 1836 के बाद इस व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए। चलिए, तो जो गलत आंसर या सही आंसर है जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह असत्य कथन है। उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में रैयतवाड़ी व्यवस्था ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। अंतर क्या है रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में, जरा बताइए तो पता तो चले। आगे हम किसी न किसी टेस्ट सीरीज में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भूक्षेत्र का लगभग 51% भाग शामिल था और इसकी शुरुआत जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा की गई थी। बाद में इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में विंगेर और गोल्डस्मिथ के द्वारा कुछ सुधार भी किए गए थे सन 1836 में। तो 1836 में जब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में सुधार किए गए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बस इतना बता देना है कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी और किस जिले से की गई थी। काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, तो जरा सा गूगल करेंगे आंसर मिल जाएगा। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे ना, तो चीज़ें आपको याद रहना शुरू होंगी। देखिए, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी यह तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, और बम्बई पूरे बम्बई नहीं, बम्बई के कुछ ही हिस्सों में, ठीक है, और साथ ही साथ पूर्वी बंगाल और आसाम के कुर्ग क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को या सीधे किसानों के द्वारा किसानों से की जाती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातीय विद्रोह या आंदोलन है, दूसरे तरफ इनसे संबंधित नेता है। तो वीडियो को पॉज करके जरा सुमेलित करवा के बताइए तो। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, खासी विद्रोह, माधव सिंह। खासी विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वह माधव सिंह नहीं थे। खासी विद्रोह जो कि 1829 से लेकर के 1833 तक चला था, इसके प्रमुख जो नेता थे वे थे तीरथ सिंह। तीरथ सिंह, ठीक है। और विद्रोह का कारण क्या था खासी विद्रोह के? तो खासी विद्रोह का जो मुख्य कारण था वह था अंग्रेजों द्वारा कुछ बाहरी व्यक्तियों को या गारो खासी क्षेत्र में या गारो जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ना मेघालय के क्षेत्र में, वहां पर भेजा जा रहा था काम करने के लिए। तो इन्हीं प्रवासियों के विरोध स्वरूप वहां के लोगों ने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था 1829 से लेकर के 1833 तक। बाकी खोंड विद्रोह जिसका समय 1837 से 1856 तक था, इसके प्रमुख नेता चक्र बिसोई थे।
रंपा विद्रोह के प्रमुख नेता थे अल्लूरी सीताराम राजू। यह विद्रोह 1922 से 1924 तक चला था। और सबसे ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोया विद्रोह जो हुआ था वह 1889 से लेकर के 1880 तक यानी कि 1879 से लेकर के 18 तक चला था। और इसके जो प्रमुख नेता थे वे थे टोम्मा सोरा। तो बाकी सभी के बारे में तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे। यह कोया विद्रोह थोड़ा सा नया है तो जान लीजिए। देखिए, कोया विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र या प्रमुख जो क्षेत्र था वह था आंध्र प्रदेश यानी कि एपी का चोडावरम क्षेत्र। एपी के चोडावरम का रंपा प्रदेश, चोडावरम का रंपा प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के चोडावरम का रंपा प्रदेश प्रमुख केंद्र था कोया विद्रोह का। और यह दो भागों में हुआ था कोया विद्रोह। प्रथम कोया विद्रोह तो आपने देख लिया कि इसके जो प्रमुख नेता थे वे थे टोम्मा सोरा। और द्वितीय जो कोया विद्रोह हुआ था यह हुआ था 1886 में। और इसके जो प्रमुख नेता थे वे थे अनंत सयार। अनंत सयार प्रमुख नेता जो द्वितीय कोया विद्रोह के थे वे थे अनंत सयार। और इनके द्वारा जो है एक सेना का गठन किया गया था जिसको कहा गया था राम सेडू। या फिर सीधे सीधे पूछ लेगा कि इनके द्वारा राम सेडू का गठन किया गया था तो आपको हाँ में टिक लगा देना, ठीक है। द्वितीय कोया विद्रोह जो कि 1886 में हुआ था उसके प्रमुख जो नेता थे वे थे अनंत सयार। और इन्होंने राम सेडू का गठन किया था जिसका अर्थ होता है हिंदी में राम की सेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, कंपनी का चीन से व्यापार एवं भारत में चाय के व्यापार पर एकाधिकार सुरक्षित बना रहा। दूसरा, सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। ऑप्शन है आपके पास पहला ए, बी, दूसरा सी। एक और दो दोनों सही हैं या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पहले विकल्प में कंपनी का चीन से व्यापार और भारत में चाय के व्यापार पर एकाधिकार सुरक्षित रहा। और दूसरे विकल्प में सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। चलिए देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। दो के दोनों ही कथन सही हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हुए सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। हालांकि अभी भी कंपनी को भारत से चाय और भारत के पड़ोसी देश चीनी नहीं, भारत के पड़ोसी देश चीन से व्यापार करने का एकाधिकार या व्यापार करने की छूट प्राप्त थी या इन्हीं पर एकाधिकार बना हुआ था कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार पर। कंपनी के व्यापार को या कंपनी के प्रशासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि 1813 के बाद जो हम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे वह होगा 1833 का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कंपनी के एकाधिकार, व्यापार, प्रशासन और अधिकार को भारत में अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि 1813 के इस चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा में सुधार का प्रयास किया गया और कहा गया कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और साथ ही साथ भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की भी छूट प्रदान कर दी गई थी। तो बस इतनी सी बातें हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच के संबंध में क्या असत्य है। ए, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना। बी, देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना का प्रावधान। सी, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान। डी, शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ना, यह चार्ल्स वुड डिस्पैच या फिर जो जिसे कि जो है भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसके द्वारा नहीं किया गया था इस सिद्धांत का प्रतिपादन। दरअसल पहले जान लीजिए कि अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत है क्या। जैसे कि आप चाय जानते हैं, चाय जानते ही होंगे चाय क्या है। चाय कोई एक छननी होती है इसे जिसे चलनी भी बोलते हैं कुछ लोग। इसमें होता क्या है कि चाय ली जाती है और छानी जाती। तो इनका कहना था, इस अधोमुखी निस्पंदन का मानना है कि छननी में जैसे चाय की यह पत्तियां हो गई ना, तो चाय की पत्तियों को शिक्षित कर, चाय की पत्तियों के जो गुण है वह नीचे भी तो आते हैं, नीचे के लोगों के लिए भी आते हैं। यानी कि अगर यह ज़्यादा गुणकारी होंगे तो इनके द्वारा जो है कुछ न कुछ नीचे वाले लोगों को भी मिलेगा। यही होता है अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत की जो
थोड़े पढ़े लिखे या जो थोड़ी जानकारी वाले लोग हैं उनको और अधिक शिक्षा दे दी जाए, या जो तेज दिमाग के हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जो तेज दिमाग के हैं उनको शिक्षित कर दिया जाए, और बाकी इनसे शिक्षा का प्रसार और नीचे तक धीरे धीरे होता रहेगा। और इस अधोमुखी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह भारत में किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? ऑकलैंड के द्वारा। इनका कार्यकाल क्या था, जरा आप कमेंट करके बताइए तो। ऑकलैंड का कार्यकाल, जिन्होंने शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो बस यही था। देखिए, इसी पर जो है लॉर्ड मैकाले का शिक्षा दर्शन भी आधारित था। इस लॉर्ड ऑकलैंड के सिद्धांत पर ही जो है जो मैकाले का शिक्षा दर्शन था वह आधारित था। ठीक है, बाकी वुड डिस्पैच के बारे में हमने देखा, जिसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके द्वारा भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की गई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। देसी भाषाओं में प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया, और एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की भी बात करता है यह चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, इसी के बाद भारत में जो है एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और कॉलेजों को खोलने का निर्णय भी लिया गया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। दूसरा, लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश, सोम गलत लिखा है, सोम इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र के विरुद्ध प्रायोजित था। तीसरा, राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरात उल अखबार जनरल का प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1 2 3। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन तो सही है। देखिए, राजा राम मोहन द्वारा मिरात उल अखबार जनरल का प्रकाशन तो किया गया था, लेकिन उर्दू भाषा में नहीं, फारसी भाषा में। ठीक है, बाकी अन्य दोनों कथन सही है कि राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जो है वह राजा राम मोहन राय को दिया जाता है, और लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था वह मुख्यतया जो है सोम प्रकाश के विरुद्ध प्रायोजित था। हालांकि ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है, लेकिन इस कथन में इस वजह से ऐसा कहा गया क्योंकि जो सोम प्रकाश अखबार था वह उस समय जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव था और राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार कर रहा था जिस समय यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ और सर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सन मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। भर डालो कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा, आप लोग देखा जाएगा। ठीक है, उससे कुछ मिलता नहीं है कि आप लोग को लगे कि अरे कमेंट बॉक्स में भर रहे हैं सर को कुछ मिल जाएगा। नहीं, कुछ नहीं मिलता है। आप लोग की तैयारी कितनी है ये पता चलता है। आगे फिर मैं उस हिसाब से और सुधार करूँगा थोड़ा थोड़ा। आप लोग मेहनत करने को तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, उस हिसाब से सुधार करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पहला, राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना सन 1825 में की गई थी। दूसरा, आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1866 ईस्वी में कलकत्ता में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तीसरा, स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की गई। और चौथा, सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बंबई में की गई। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन है वह है ये है कि ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1 और 4, डी 2 और 3। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और चौथा कथन दोनों गलत है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1866 में कलकत्ता में प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं, 1867 में की गई थी आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से। ठीक है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है 1867 ईस्वी में कलकत्ता में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है वह नारायण, ध्यान दीजिएगा कहीं कहीं ऐसे प्रश्न मिलते हैं, नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? तो बंबई में। ठीक है, नारायण मल्हार जोशी जी के द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में की गई थी, और इस सर्विस लीग का उद्देश्य था कि लोगों के जीवन और कार्य की दशाओं को बेहतर
बनाना। बाकी अन्य दोनों कथन सही है कि राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना वर्ष 1825 में की थी और स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बताइए, पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? ए हाजी शरीयत उल्लाह, बी सैयद अहमद बरेलवी, सी शाह वली उल्लाह या डी शाह अब्दुल्ला अजीज। चल, इसका सही आंसर है उस ऑप्शन नंबर सी, शाह वली उल्लाह जो है वह पुनर्जागरण वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। देखिए, वहाबी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था 18वीं सदी में जो मुसलमानों पर पाश्चात्य धर्म का प्रभाव पड़ रहा था उसको दूर करना। ठीक है, यानी कि पाश्चात्य प्रभावों से मुक्ति के लिए, मुसलमानों के ऊपर पाश्चात्य प्रभाव से मुक्ति के लिए 18वीं सदी में शाह वली उल्लाह जी के द्वारा जो है भारत में वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था वह था पटना और जो कुछ प्रमुख नेता थे वे थे शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। ये दोनों वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे विकास को किसने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था? ए कार्ल मार्क्स, बी दादा भाई नौरोजी, सी महादेव गोविंद रानाडे या फिर डी जॉन सुल्लिवान। सुलिवान बोला जाता है, सुल्लिवान नहीं। ठीक है, सुलिवान बोला जाता है, सुल्लिवान नहीं। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों द्वारा जब भारत में रेलवे का विकास किया जा रहा था तो उसको, यानी कि भारत में रेलवे के विकास को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था कार्ल मार्क्स ने। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि अंग्रेज संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? ए मुबारक उद्दौला, बी नजमुद्दौला, सी सैफुद्दौला या फिर डी अजुद्दौला। देखिए, 1766 और 70 में जो है बंगाल के नवाब नजमुद्दौला थे या फिर निजामुद्दौला थे। नजमुद्दौला ही थे, निजामुद्दौला नहीं, नजमुद्दौला थे। यह जो है बंगाल के प्रथम नवाब थे जिनको अंग्रेजों का संरक्षण प्रदान किया गया था। इनका समय था 1766 से लेकर के 1770 तक। नेक्स्ट, सन 1848 में गठित, कब? 1848 में गठित ज्ञान प्रकाश मंडलियों की कौन सी प्रमुख शाखाएं थी? देखिए, ज्ञान प्रकाश मंडलियों के बारे में यहाँ बताया गया कि विद्यार्थियों की यह जो ज्ञान प्रकाश मंडलियाँ थी यह विद्यार्थियों की वैज्ञानिक और शैक्षिक समितियाँ थी। ठीक है, कब गठित की गई थी? सन 1848 में। प्रश्नों से भी सीखिए। तो बताइए इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? पहला बंगाली, दूसरा गुजराती, तीसरा हिंदी, चौथा मराठी। विकल्प है ए 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 2 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 4, गुजराती और मराठी। देखिए, हुआ क्या था कि 1848 में कुछ शिक्षित युवा आए और उनके द्वारा मिल करके ज्ञान प्रकाश मंडलियों का गठन किया गया जो कि वैज्ञानिक और शैक्षिक समितियां थी। इनके द्वारा जो है बालिकाओं का या फिर लड़कियों के स्कूल में प्रवेश को भी प्रोत्साहित किया गया था। यह जो है सामाजिक प्रश्नों और लोकप्रिय विज्ञान से संबंधित चीज़ों पर आख्यान देते थे या व्याख्यान देते थे। जगह जगह पर अपना जो है टेंट उंट लगा के, डेरा डंडा लगा करके समाज को जागरूक करने का काम करते थे। ऐसे समझिए, समाज को जागरूक करने का काम करते थे। किस प्रकार करते थे? तो गए, मंच सजाया, मंच पर गए और स्पीच दी, लोगों को समझाया, लोगों को बताया। चूँकि शिक्षित लोग थे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से समझाया होगा, जैसे आप लोग समझाते होंगे यदि किसी को समझाते होंगे, बिना किसी द्वेष, घृणा या फिर। नेक्स्ट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अक्टूबर 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा, राधाकांत देव का इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी एवं इंडियन लीग को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी केवल उपरोक्त सभी। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
यानी कि अक्टूबर 1851 में जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और राधाकांत देव ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसके मिक्सर से, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी को मिला करके 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में राधाकांत देव का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वह की गई थी जॉर्ज थॉमसन के द्वारा 20, अब डेट क्या करेंगे जान करके, 1843 में। ठीक है, किसकी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और की स्थापना किसके द्वारा, तो जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। दोनों को मिला करके 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आ गया मेरा फेवरेट सुमेलित करवाने वाला प्रश्न। तो बताइए कौन सा सूचियां जो है वे सुमेलित हैं। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, पहले का जो है, यानी कि इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस और इसकी स्थापना की गई थी 26 जुलाई 1876 को। नेक्स्ट बम्बई एसोसिएशन की बात करते हैं। तो बम्बई एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय जो जाता है वह जाता है दादा भाई नौरोजी को और इसकी स्थापना की गई थी 1852 में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना का श्रेय जाता है एमजी राणा डे और जीवी जोशी जी को और इसकी स्थापना की गई थी 1870 में। और सबसे अंत में बात करते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 में की गई थी। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे एवं जीवी जोशी के द्वारा वर्ष 1870 में की गई थी। और सबसे अंत में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा की गई थी। और यह जो मद्रास नेटिव सोसाइटी थी यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के एक शाखा के रूप में कार्य करती थी। यह जानते रहिए, थोड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मद्रास नेटिव सोसाइटी के बारे में। ठीक है, वही ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसके बारे में अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, जिसकी स्थापना 1851 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है कि हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने श्री संघ नामक संगठन की स्थापना की थी तथा अनिल राय ने बंगाल स्वयंसेवक या बंगाल वॉलंटियर्स नामक समिति की स्थापना की थी। दूसरा, सूर्यसेन ने IRA यानी कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। तीसरा, चटगांव आर्मरी रेड की घटना से मास्टर दा, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त आदि जुड़े हुए थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी उपरोक्त सभी। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 2 और 3 सही है। देखिए, हेमचंद्र घोष और लीला नाग जो थे वे बंगाल वॉलंटियर नामक, उनके द्वारा बंगाल वॉलंटियर नामक एक समिति की स्थापना की गई थी और अनिल राय ने श्री संघ नामक एक संगठन का गठन किया था। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया। हेमचंद्र घोष और लीला नाग जो है वे बंगाल वॉलंटियर से संबंधित है या इनके द्वारा बंगाल वॉलंटियर्स की स्थापना या बंगाल सेवक संघ की स्थापना की, स्वयं सेवक की स्थापना की गई थी। और अनिल राय जी के द्वारा जो है श्री संघ नामक संगठन की स्थापना की गई थी। बात करते हैं सूर्यसेन की, जिनका उपनाम एक या फिर जिनका प्रसिद्ध नाम है मास्टर दा। इनके द्वारा जो है IRA यानी कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई
वर्ष 1930 में। ठीक है, और मशहूर हुए ये चटगांव आर्मरी रेड से, जहाँ पर इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और शस्त्रागार, ब्रिटिश शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। ठीक है, लूटा भी गया था। ठीक है, और इसमें इनके साथ साथ जो अन्य लोग थे उनमें प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त आदि लोग शामिल थे। ठीक है, मेमन सिंह आदि लोग शामिल थे। ठीक है, मुख्यतः प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त का नाम याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा ना जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, अभी 104 पे पहुँचे, कल दूसरा टेस्ट सीरीज शुरू करना है। पूछा जा रहा है समाचार पत्र और पत्रिकाएं और सब बगल में उसके एडिटर हैं, सुमेलित करवाना है आपको। सुमेलित करवाने के लिए पूछा गया कि बताना है आपको कि कौन सा सही सुमेलित है, और कोड दिया हुआ है ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी सुमेलित है। चलिए वीडियो पॉज करके, अब तक आपने सही आंसर टिक लगा लिया होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला और तीसरा जो है वह सुमेलित है। ट्रिब्यून के संस्थापक जो थे, एक सेकंड रुकिए, तो कहाँ सही तो है, तो देखिए ट्रिब्यून के संस्थापक जो थे वे थे दयाल सिंह मजीठिया, और इंडियन स्टेट्समैन के संस्थापक जो थे वे थे रॉबर्ट नाइट। इंडियन स्टेट्समैन को कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था और 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। ट्रिब्यून को जो है 1881 में स्थापना की गई थी, और इसका प्रकाशन जो है किया जाता था लाहौर से, लाहौर 1851 लिखते रहूँ। ठीक है, बात करते हैं बंग दर्शन की, तो बंग दर्शन जो है वह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1873 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, और इसका प्रकाशन जो है वह किया जाता था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। सबसे अंत में द्वारकानाथ की बात करते हैं, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा सोम प्रकाश का प्रकाशन किया जाता था, और 1858 में ये इससे जुड़े थे। कहाँ से प्रकाशन होता था सोम प्रकाश का? कलकत्ता से। इंडियन स्टेट्समैन का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। बंग दर्शन का प्रकाशन होता था कलकत्ता से। मात्र एक यहाँ पर इन विकल्पों में ट्रिब्यून है जिसका प्रकाशन लाहौर से होता था। ठीक है, चल नेक्स्ट देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास के समय वहां कार्यरत भारतीयों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये मजदूर मुख्यतः 3 वर्गों में संगठित थे। दूसरा, प्रथम वर्ग में वे मजदूर थे जो अफ्रीका में गन्ने के खेतों में काम करने के लिए आए थे। द्वितीय वर्ग में वे मेमन मुसलमान थे जो मजदूरों के साथ ही आ गए थे। चौथा, तृतीय वर्ग में वे मजदूर थे जो कार्य का अनुबंध समाप्त होने के बाद अपने परिवार के साथ वहीं बस गए थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन है आपके पास ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2 और 4, और डी है 1, 2, 3 और 4, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा सही है। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 के चारों ही कथन सही हैं। देखिए महात्मा गांधी जिस समय अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे, कलकत्ता में कह रहा हूँ, अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे, उस समय वहाँ रहने वाले जो भारतीय थे वे मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित थे, और इन 3 वर्गों को अलग अलग दिया गया है। पहले वर्ग में तो मजदूर थे जो अफ्रीका के गन्नों की खेती में काम करने के लिए जो है वहाँ पर गए थे। दूसरे वर्ग में वे मजदूर आते थे जो इन मजदूरों के साथ जो है चले गए थे, और ये थे मेमन मुसलमान। और तीसरे वर्गों में वे लोग थे जो आए तो थे मजदूरी करने, लेकिन उनका कार्य का अनुबंध समाप्त हो गया था, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। उसके बाद वे अपने परिवार के साथ वहीं पर बस ही गए, अफ्रीका में वापस नहीं आए। ठीक है, तो हुआ क्या कि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होने लगा था वहाँ पर। इस कारण से गांधी जी ने विरोध करना शुरू किया था, या फिर ये सब जो है गांधी जी के नेतृत्व में एकत्रित होकर के विरोध करना शुरू कर दिए थे। आगे भी एक प्रश्न इसी से संबंधित आएगा, वहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आगे तो चलना ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विशेष बातें हैं। तो जरा सा वीडियो को पॉज करके सुमेलित करके समझा दीजिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। देखिए जब मैं बोलने लगता हूँ तब भी नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके
रोक दिया करिए मेरे आवाज़ को। आप अपना आंसर, पहला फोकस आपको अपने ऊपर होना चाहिए, आप आंसर सॉल्व करेंगे हर हाल में, ठीक है। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले का यानी दूसरा अधिवेशन जो है उसमें प्रथम पारसी अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, और जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे वे थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, और यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में, ठीक है। दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, के लिख दूँ, कलकत्ता में हुआ था, और जिसमें दूसरे अधिवेशन में प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। नेक्स्ट चौथे अधिवेशन में जो है उसमें जो कि जो है इलाहाबाद में हुआ था, और इसमें जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था। भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था वह बना था चौथे अधिवेशन में, और चौथा अधिवेशन हुआ था वर्ष 1888 में इलाहाबाद में, और जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉर्ज यूले या यूल, जॉर्ज यूले लिख दे रहा हूँ, इनसे आप लोग परिचित हो सकता है ना हो। पांचवा अध्यक्ष में दोबारा जो है एक अंग्रेज अध्यक्ष बनते हैं। पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 में बम्बई में। कभी विकल्पों में जॉर्ज यूले ना रहें तो आप इनके नाम पर टिक लगा दीजिएगा। इनका नाम है विलियम वेडरबर्न। और सबसे अंत में बात जो करते हैं हम लोग, छठवें अधिवेशन करते हैं। इसमें प्रथम महिला स्नातक ने भाग लिया था, और प्रथम महिला स्नातक जो थी उनका नाम था कादम्बिनी। भारत की प्रथम महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली जी। इन्होंने कांग्रेस के छठवें अधिवेशन में भाग लिया था। यह छठवां अधिवेशन हुआ था वर्ष 1890 में, और इस छठवें अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वह की गई थी फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा, ठीक है। हो गई सारी बातें। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाए गए थे, तो तीसरे अधिवेशन में। उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, और यह तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ था। प्रथम पारसी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो कांग्रेस के अधिवेशन के, वे बनाए गए थे दूसरे अधिवेशन में, और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 1886 में, और जो पारसी थे वे थे दादा भाई नौरोजी। चौथा अधिवेशन जो हुआ था उसमें प्रथम अंग्रेज को अध्यक्ष बनाया गया था जिनका नाम था जॉर्ज यूले, और यह चौथा अधिवेशन हुआ था वर्ष 1888 में। कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता भी एक अंग्रेज के द्वारा की गई थी जिनका नाम था विलियम वेडरबर्न, और यह अधिवेशन हुआ था बम्बई में। कभी विकल्पों में चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष यानी जॉर्ज यूले जी का नाम ना हो तो आप विलियम वेडरबर्न के साथ चले जाइएगा। और सबसे अंत में जो छठा अधिवेशन हुआ था जिसमें भारत की प्रथम महिला स्नातक ने भाग लिया था वह हुआ था 1890 में कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता जी ने, और जो भारत की प्रथम महिला स्नातक थी उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। हो गई सारी बातें क्लियर भैया। चलिए चलें अगले प्रश्न पर। तो ठीक, यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 1916 में लखनऊ में होने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ आना था। लीग की स्थिति में इस बदलाव के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? पहला, युवा कैडर में साम्राज्यवादी विरोधी भावनाएं। दूसरा, कांग्रेस की तरह स्वशासन के लक्ष्य की वजह से दोनों पक्ष करीब आए। और तीसरा, बाल्कन के युद्धों में तुर्की की मदद करने से ब्रिटेन का इनकार। नीचे कूट को देख करके आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, और डी 1, 2 और 3। प्रश्न का पूछने का आशय यह है कि जो लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था 1916 का, उसके पीछे कारण क्या था? लीग पहले तो अलग काम करना चाहती थी लेकिन साथ में क्यों आ गई कांग्रेस के? चलिए, जो कथन दिए हैं वह तीन के तीनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वह सही है। देखिए, लीग का यानी कि जो उस समय युवा मुसलमान था वह साम्राज्यवादी विरोधी भावनाओं से भरा हुआ था और ब्रिटिश सरकार को किसी न किसी प्रकार से भारत से हटाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गए पहले विकल्प की बात। दूसरे विकल्प के बारे में बात करने से पहले यहाँ आइए तो देखिए, बाल्कन के युद्धों में ब्रिटिश सरकार ने किया क्या? 2 युद्ध हुए तुर्की के साथ। तुर्की उस समय तुर्की जो कि खलीफा का शासन था, और खलीफा को जो है मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक दोनों गुरु माना जाता था, धार्मिक और राजनीतिक।
राजनीतिक, दोनों गुरु माना जाता था। और जो खलीफा होता था वह था तुर्की का। तुर्की के खलीफा को विश्व के सभी मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक गुरु माना जाता था। ठीक है, तो तुर्की ने 2 युद्ध लड़े 1911 में, एक इटली के साथ, विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। 1912-13 में बाल्कन का एक युद्ध भी हुआ, और इन दोनों युद्धों में ब्रिटेन ने तुर्की का साथ नहीं दिया, मदद करने से इनकार कर दिया। हुआ क्या कि जो मुस्लिम शासन, मुस्लिम वर्ग था जी, मुस्लिम लीग था, जो उनका मानना था कि जो अंग्रेज जो हमारे साथ है वह अब हमारे साथ नहीं है, हमारे खलीफा के साथ या हमारे धार्मिक गुरु के साथ नहीं है, तो वे हमारे साथ क्या होंगे। इस प्रकार से एक नाराज़गी की भावना धीरे धीरे उनमें आने लगी। दूसरी तरफ जो युवा सदस्य था वह तो भाई राष्ट्रीय राजनीति को सहारा देने के लिए अत्यंत प्रेरित और ललाहित था। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बाल्कन के युद्धों के बारे में बात हो गई। कांग्रेस की तरफ स्वशासन के लक्ष्य की वजह से दोनों पक्ष करीब है। हुआ क्या कि 1912 में मुस्लिम लीग का कलकत्ता में एक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें यह कहा गया या यह घोषणा की गई कि भारत के लिए स्वशासन की एक प्रणाली के लिए अन्य समूह, भारत के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के लिए स्वशासन की एक प्रणाली के लिए जो लीग है वह अन्य समूहों के साथ भी योगदान कर सकता है या फिर अन्य समूहों के साथ भी काम कर सकता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा थी, और परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्र और कांग्रेस का जो है वह समझौता हुआ, और अंत में जो है यह समझौता आगे चल कर के टूट भी गया। वहाँ पर आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ जानिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समझौते का जो मुख्य कारण था वह यही था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, या कुछ चीज़ें और बताई जाए इसके बारे में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्वराजवादियों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय स्वराजवादियों में प्रतिक्रियावादी थे। दूसरा, स्वराजवादियों के पास बाहर के जन संघर्ष के साथ ही विधानसभाओं के अंदर अपनी सक्रियता को समन्वित करने के लिए विशेष नीति का अभाव था। तीसरा, वे शक्ति और पद के विशेषाधिकारों का विरोध करने में विफल रहे। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर को बताना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, सी 1 और 3, और डी 1, 2 और 3। देखिए इस पर विचार करने से पहले ना एक चीज़ और जानी, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, उस समय युवा मुस्लिमों को काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजी दमन का भी सामना करना पड़ा था। जो मौलाना आज़ाद थे उनकी एक पत्रिका थी अल हिलाल, ध्यान दीजिएगा पत्रिका का नाम, मौलाना आज़ाद की एक पत्रिका थी अल हिलाल, बता ही दूँ क्या मतलब है, ठीक है। मौलाना आज़ाद की एक पत्रिका थी अल हिलाल, और मोहम्मद अली की एक पत्रिका थी, मोहम्मद अली की एक पत्रिका थी जिसका नाम था कामरेड। इन सभी को जो है दमन का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हजरत मोहानी आदि जैसे जो नेता थे ना, उन सभी को नज़रबंद भी कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है जो युवा वर्ग था वह इन सब चीज़ों से जल्दी प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही कथन सही हैं। स्वराजवादियों में जो है लाला लाजपत राय जी और जो मदन मोहन मालवीय थे वह अत्यधिक प्रतिक्रियावादी थे। इन्होंने बाहर के जनसंघर्ष के साथ ही विधानसभाओं के अंदर अपनी सक्रियता को निभाया, लेकिन इनको समन्वित करने के लिए इनके पास किसी भी नीति का अभाव था, ठीक है। सदन के अंदर ये आते थे, विरोध करते थे, और बाहर इनका अलग कार्यकलाप चलता था। मतलब कहने का ये मतलब है कि दोनों के मध्य सामंजस्य बिठाने में ये असमर्थ साबित हुए, कि बाहरी जो विद्रोह हो रहा है उसके मध्य और अंदर कुछ और मांग चल रही, बाहर कुछ और मांग चल रही है, तो कुछ कमियां रहीं, थोड़ा सीख रहे थे ना हम लोग। खैर इसके बारे में बात करें, मेंस में बात करेंगे, ठीक है, मेंस के डिस्कशन में। तो इस कारण इनके पास किसी भी प्रकार की ऐसी नीति नहीं थी कि दोनों चीज़ों को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाया जाए, और शक्ति और पद के विशेषाधिकारों का विरोध करने में भी ये विफल रहे। शक्ति और पद जिनको मिला, इसके साथ साथ इनके अंदर जो है भक्ति की भावना भी आने लगी,
पद के साथ भत्ते भी तो आए, तो जो भत्ते आए कुछ लोग जो है उससे थोड़े कमज़ोर भी हुए। ठीक है, बंगाल में किसान अपने मुद्दे, बंगाल के जो किसान थे उनके मुद्दों का समर्थन करने में ये भी विफल रहे हैं। उसी दौरान आप अन्य जगहों पर क्रांतिकारी आंदोलनों को भी देखेंगे, तो सामंजस्य का कहीं न कहीं अभाव देखने को मिला। जिस विचार के साथ ये लोग गए थे सदन में, वह विचार सफल नहीं हो पाया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज के द्वारा बंगाली सिखाने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने संस्कृत व्याकरण पर 2 पुस्तकें, उपक्रमणिका और व्याकरण कौमुदी लिखी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक अभियान चलाया और अपने सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से करवा दिया। वे थे ए. ज्योतिबा फूले, बी. आचार्य विनोबा भावे, सी. ईश्वरचंद्र विद्यासागर या फिर डी. विष्णु पंडित शास्त्री। चलिए, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। कल हो सकता है आप लोग को टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन ना मिल पाए, वैसे मैं प्रयास करूंगा। फिलहाल इसी को कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो नेक्स्ट डिस्कशन में टेस्ट नंबर 2 की शुरुआत कर लेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही है, यह प्रश्न आप लोगों को करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।